रात के 11 बजते ही दिव्या, विशाल और निकिता अपने आप होटल राजमहल पहुंच चुके हैं। वहां एक अलग तरह का सन्नाटा पसरा हुआ है और दूर दूर तक कोई आहट सुनाई नहीं दे रही। हर रात की तरह आज भी होटल राजमहल एक बार फिर अपनी जगह पर खड़ा है। दिव्या, विशाल और निकिता रिसेप्शन डेस्क पर आकर बैठ जाते हैं। इस तरह चारों तरफ इतनी शांति की वजह से तीनों को एक दूसरे की दिल की धड़कन भी सुनाई दे रही होती है। तभी निकिता की नजर सामने लगे आईने पर जाती है, जहां उसे अपने पीछे कुछ लोग दिखाई देते हैं जिनके पूरे शरीर बुरी तरह से जले हुए हैं। मांस के लोथड़े नीचे लटक रहे हैं और वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर निकिता को अपनी ओर बुलाने का इशारा करते हैं। ये देखकर निकिता के होश उड़ जाते हैं और वो जोर से चिल्लाकर अपनी आंखों पर अपना हाथ रख लेती है। विशाल भागकर उसके पास जाता है। क्या हुआ निकिता? निकिता दहशत की वजह से बुरी तरह से कांप रही होती है और विशाल को कसकर गले लगा लेती है। वो आईना। ये सुनकर विशाल और दिव्या जैसे ही आईने की ओर देखते हैं, उन्हें वहां कुछ दिखाई नहीं देता। विशाल उसे प्यार से समझाते हुए कहता है, कुछ नहीं है वहां निकिता, संभालो अपने आप को। निकिता डरते डरते सामने देखती है और अब उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता। ये देखकर वो हैरान रह जाती है, जो उसके चेहरे से साफ साफ दिखाई दे रहा होता है। विशाल उसे समझाते हुए कहता है, मैंने तुम्हें मना किया था ना इस होटल में आने के लिए। ये होटल बहुत खतरनाक है निकिता। ये सुनकर निकिता कसकर विशाल का हाथ पकड़ लेती है। ये सब देखकर दिव्या को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता, लेकिन फिर भी वो चुप रहती है। अभी इन तीनों को वहां बैठे कुछ ही समय हुआ होता है कि तभी अचानक से पूरे होटल राजमहल में तेज तेज हवाएं चलने लगती है, जैसे कि कोई तूफान आने वाला हो। वो हवा इतनी तेज होती है कि विशाल, दिव्या और निकिता कसकर एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। कुछ ही देर बाद वो हवा चलनी बंद हो जाती है और एक अजीब सी शांति फैल जाती है, जिससे ये तीनों अपनी सांसों की आवाज तक साफ साफ सुन सकते हैं। अभी इन लोगों को संभले हुए कुछ समय भी नहीं हुआ है कि तभी अचानक से उन्हें वहां पर किसी के रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। उस आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई बेहद दर्द में हो। दिव्या और विशाल तुरंत हैरानी से अपने चारों तरफ देखने लगते हैं, मगर उन्हें वहां पर कोई भी नजर नहीं आया। निकिता ये आवाज सुनकर बहुत ज्यादा डर गई। यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर रो कौन रहा है? विशाल निकिता की ओर देखकर उसे चुप रहने का इशारा करता है। ये आवाज आ कहां से रही है? दिव्या ने हैरानी से इधर उधर देखते हुए पूछा। ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है दिव्या। दोनों बहुत गौर से इधर उधर देखने लगते हैं कि यह आवाज आखिर आ कहां से रही है। तभी अचानक से विशाल ने दिव्या से कहा, देखो ध्यान से सुनो, ऐसा लग रहा है जैसे यह आवाज ऊपर के किसी कमरे से आ रही हो। हाँ, दिव्या ने भी ध्यान से सुनते हुए कहा, चलो चलकर देखते हैं कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। इतना कहकर दिव्या और विशाल ऊपर की तरफ जाने लगे। निकिता ने इन्हें जाते हुए रोका। नहीं नहीं, प्लीज तुम लोग ऊपर मत जाओ। विशाल ने निकिता से कहा, देखो तुम यहीं पर रुको और यहाँ से कहीं भी मत जाना। ये होटल बहुत खतरनाक है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ। इसीलिए जब तक हम ऊपर से नहीं आते तुम यहीं पर रहना। निकिता बुरी तरह से डरी हुई होती है और हाँ में अपना सर हिलाती है। विशाल और दिव्या जहां से आवाज आ रही है वहां बढ़ने लगते हैं, मगर तभी अचानक से उन्हें किसी के कदमों की ठक ठक भरी आवाज सुनाई देने लगती है। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कोई उनके साथ साथ चल रहा हो। विशाल, डर के मारे दिव्या के मुंह से कुछ निकल नहीं रहा, मगर तभी विशाल ने आराम से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम्हें मुझ पर यकीन है ना? दिव्या ने हाँ में अपना सर हिलाते हुए जवाब दिया। तो बस
फिर मेरे साथ ऊपर चलो। अभी वो लोग सीढ़ियों से 2 कदम आगे बढ़े ही हैं कि तभी अचानक से किसी साए ने उनके कान में फुसफुसा कर कहा, मत जाओ। वो आवाज पूरे होटल में गूंजती हुई होटल राजमहल की 4 दीवारी में गायब हो गई। ये सुनते ही दिव्या और विशाल के बढ़ते कदम अपनी जगह पर ही रुक गए। वो दोनों पसीने से तरबतर हो गए और उनकी सांसें फूलने लगी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां पर उन्हें कोई नजर नहीं आया। उन्होंने कसकर एक दूसरे का हाथ पकड़ा और एक गहरी सांस लेकर एक बार फिर ऊपर की तरफ जाने लगे। मगर तभी अचानक से दूसरी तरफ से एक आवाज आई, मर जाओ, मारे जाओगे, मारे जाओगे तुम दोनों। मगर इस बार वो आवाज पहले से भी कहीं ज्यादा तेज है, जिसे सुनकर दिव्या और विशाल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उनके शरीर में एक सिहरन दौड़ जाती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके आसपास ही हो। दिव्या घबराकर विशाल की शर्ट का एक कोना पकड़ लेती है। वो दोनों पसीने से तरबतर घबराई आंखों से इधर उधर देख रहे हैं, मगर उन्हें कोई भी नजर नहीं आ रहा। घबराओ मत दिव्या, बिल्कुल भी मत डरो। हमें ऊपर चलकर देखना होगा कि यहाँ पर कौन है। विशाल ने दिव्या के कंधे पर हाथ रखा और उसे संभालता हुआ ऊपर की तरफ ले जाने लगा। लेकिन जैसे जैसे वो लोग कमरे के नजदीक पड़ने लगते हैं, वैसे वैसे वो रोने और सिसकने की आवाज भी तेज होने लगती है। आखिर इस कमरे में है कौन और इस तरह से रो क्यों रहा है? दिव्या और विशाल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि वहां पर क्या हो रहा है। जैसे ही दिव्या और विशाल उस कमरे के पास पहुंचे, तभी अचानक से उन्हें एक हवा का झोंका महसूस हुआ, जो उनके सामने एक आकृति लेने लगा। विशाल! डर के मारे दिव्या की चीख निकलने लगी और उसका पूरा शरीर थर थर कांपने लगा। तभी वो आकृति तेजी से विशाल और दिव्या को लपकने के लिए उनकी ओर बढ़ने लगी। ये देखते ही विशाल ने कहा, अपनी आंखें बंद कर लो दिव्या। अगले ही पल वहां पर शांति फैल गई। सब कुछ पहले जैसा हो गया। जैसे ही विशाल और दिव्या ने अपनी आंखें खोली, वहां पर उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। दिव्या, तुम ठीक हो? विशाल ने घबराकर दिव्या के चेहरे पर हाथ रखा और उससे पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ, मगर वो था क्या? दिव्या ने हवा की तरफ इशारा करते हुए कहा। आज दिव्या के सवाल का विशाल के पास कोई जवाब नहीं है। वहीं दूसरी तरफ वो रोना अभी बंद नहीं हो रहा है। विशाल ने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला और वो दोनों कमरे के अंदर आ गए। कमरे के अंदर उन्होंने देखा कि दुल्हन के लाल जोड़े में बैठी एक लड़की अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाए फूट फूट कर रो रही है। उसे इस तरह रोते देख दिव्या और विशाल हैरान रह गए। उन लोगों के लिए ये समझ पाना काफी मुश्किल हो रहा है कि क्या ये एक असली दुल्हन है या फिर होटल राजमहल का एक और छलावा। सुनो, क्या तुम ठीक हो? ऐसे रो क्यों रही हो? दिव्या ने उस लड़की के थोड़ा पास जाकर पूछा। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर एक लड़की अपनी शादी के दिन यहाँ पर क्या कर रही है और इस तरह से रो क्यों रही है। मगर वो लड़की दिव्या के सवाल का कोई जवाब नहीं दे रही। ऐसा लग रहा है मानो उसने दिव्या की बात को सुना ही ना हो। सुनो, दिव्या ने आराम से उसके कंधे पर हाथ रखा और तभी अचानक से उस लड़की ने अपने चेहरे से अपने हाथ हटाए और उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसे देखकर दिव्या के होश उड़ गए। वो लड़की दिखने में काफी सुंदर और अच्छी लग रही है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें उसके चेहरे को और भी सुंदर बना रही हैं। दुल्हन के जोड़े में वो लड़की किसी परी से कम नहीं लग रही। दिव्या ने ये सब देखकर अपने साथ खड़े विशाल की ओर देखा। वो दोनों ही ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मगर तभी वो मुस्कुराती हुई लड़की अचानक से जोर जोर से रोने लगी और उसके हाथ पर एक जोर का कट लग गया, जिससे उसकी हाथ की नस कट गई और उसके हाथ से खून की तेज धार निकलने लगी
और वो खून पूरे कमरे में फैल गया। ओ नो, ये कैसे हो गया? विशाल ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। ये सब अपनी आंखों के सामने होता देखकर विशाल और दिव्या दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। अगले ही पल अचानक से उस लड़की का पूरा सर अपनी जगह से पीछे मुड़ गया और उसे देखकर दिव्या की चीख निकल गई। वो लड़खड़ाकर कुछ कदम पीछे गिर गई और विशाल ने तुरंत आगे बढ़कर उसे थाम लिया। उस लड़की की आंखों की जगह सिर्फ लाल रंग के 2 काले घेरे हैं और उसका चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ गया है, जिस पर जगह जगह जख्मों के निशान हैं। उसके बाल खुले हुए हैं और जहां से उसका हाथ कटा है वहां से खून रिस रहा है और उसकी हड्डी नजर आ रही है। मेरे कातिल को ढूंढ के लाओ, मेरे कातिल को ढूंढ के लाओ। तभी उसने चिल्लाकर गुस्से से गरजती हुई आवाज में कहा। उसकी आवाज बहुत ही ज्यादा भयंकर और दर्दनाक लग रही है, जिसे सुनकर दिव्या और विशाल के रोंगटे खड़े हो गए। वो लोग कुछ बोलना चाहते हैं मगर उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा है। मगर आपके साथ ये सब हुआ कैसे? विशाल ने हिम्मत करते हुए उस आत्मा से कहा। और तभी ना जाने कहां से एक धुआं उनकी आंखों के आगे छा गया और देखते ही देखते उनके सामने पूरा नजारा बदल गया। वो होटल राजमहल, जो अभी कुछ देर पहले एक भूतिया था, वो पूरी तरह से बदल गया। अब होटल राजमहल में हर रात की तरह कोई ठंडी हवाएं नहीं चल रही हैं। कोई दहशत का माहौल नजर नहीं आ रहा है। अब वहां पर कोई खून नहीं दिख रहा। अब वहां पर बिल्कुल भी सन्नाटा नहीं है। दिव्या और विशाल अपने सामने ये सब देखकर बहुत हैरान रह गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। दिव्या ने विशाल की ओर देखते हुए कहा, आखिर ये सब क्या हो रहा है और वो आत्मा कहाँ चली गई? ये होटल राजमहल अचानक से ये सब हो क्या रहा है? दिव्या और विशाल के लिए अपने सामने हो रही चीजों को समझ पाना काफी मुश्किल होता जा रहा है। एक एक करके उनके सामने नए नए राज आ रहे हैं, जिनको समझ पाना और सुलझा पाना उनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। अब ये होटल राजमहल उनके लिए जीने मरने का एक सौदा बन चुका है, एक ऐसी भूल भुलैया जिससे वो दोनों चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकते। वहीं नीचे रिसेप्शन डेस्क पर बैठी निकिता अब भी बुरी तरह से कांप रही है और विशाल और दिव्या के नीचे आने का इंतजार कर रही है। तभी उसके अपने कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है। ये सुनते ही निकिता की आंखें दहशत में बड़ी हो जाती है और वो पलटकर देखती है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। तभी निकिता के अपने दूसरे कान में फुसफुसाने की आवाज आती है, तुम्हारा खेल खत्म। देखते ही देखते अगले पल एक अदृश्य शक्ति निकिता को जोर का झटका देती है और वो चिल्लाती हुई जमीन पर गिर जाती है। ये आवाज ऊपर दिव्या और विशाल को भी सुनाई देती है और वो दोनों घबराकर नीचे की ओर भागते हैं। लेकिन तभी वही अदृश्य शक्ति निकिता को उसके पैरों से खींचती हुई दूर तक ले जाती है। निकिता जोर से चिल्लाती जा रही है, विशाल, दिव्या, कोई बचाओ मुझे। लेकिन वो अदृश्य शक्ति उसे एक कमरे में ले जाती है और अंदर उसे जोर से दीवार पर पटक देती है। इतनी देर में उस कमरे का दरवाजा धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो जाता है। निकिता दर्द में करहाने लगती है, लेकिन तभी उसे उस बंद कमरे में अपने सामने पड़ी एक रॉकिंग चेयर दिखाई देती है, जो अपने आप हिलने लगती है जैसे कि कोई उस पर बैठा हुआ हो। ये सब देखकर दिव्या के रोंगटे खड़े हो गए और उसने हिम्मत जुटाकर वहां से भागने की कोशिश करते हुए दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। कोई खोलो, कोई दरवाजा खोलो, कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो प्लीज। लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हुई और उसने जैसे ही पलट कर देखा तो उसे उस चेयर पर कोई बैठा हुआ दिखाई दिया। उस इंसान का चेहरा दूसरी तरफ है
और इसीलिए उसे देखकर एक बार को निकिता को समझ में नहीं आया कि वहां पर कौन है। मगर तभी अचानक से दूसरी तरफ से एक आवाज आई जिसने निकिता के रोंगटे खड़े कर दिए। आ गई तुम। उस आवाज को सुनते ही निकिता अंदर तक कांप गई। आप यहाँ पर क्या कर रही है? तुम तो मेरा काम खत्म करके मेरे पास आई नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं ही तुम्हारे पास आ जाऊं। वो आवाज एक लड़की की है। निकिता को पीछे से सिर्फ उस लड़की के खुले हुए बाल दिख रहे हैं जो हवा से उड़ रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपका काम जल्दी ही खत्म कर दूंगी। निकिता ने घबराते घबराते बोलने की कोशिश की। मगर तभी अचानक से वो लड़की एक झटके से कुर्सी से उठकर खड़ी हो गई। अचानक से कमरे की हर एक दीवार से काफी सारे लोगों के एक साथ चीखने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी। उस लड़की के लंबे लंबे बाल हवा से उड़ने लगे। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हैं और उसका चेहरा जला हुआ है जिस पर बिल्कुल भी चमड़ी नहीं है। उसके चेहरे पर सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही हैं जो इस वक्त गुस्से से सिर्फ निकिता की तरफ देख रही हैं। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मल्लिका ही है। कब होगा मेरा प्लान पूरा? क्या तुम जानती नहीं हो कि मैं तुम्हें विशाल की जिंदगी में क्यों लेकर आई हूँ? तुम्हारा क्या मकसद है? ये सब सुनते ही निकिता के चेहरे के भाव बदल गए और उसने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। मल्लिका, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरा मकसद क्या है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। ये सुनते ही मल्लिका भी उसके साथ जोर जोर से हंसने लगती है। मल्लिका और निकिता की हंसी पूरे कमरे में गूंज गई। इस वक्त उन दोनों के चेहरे पर हैवानियत साफ दिख रही है। मैं किसी भी कीमत पर विशाल को दिव्या के करीब नहीं देख सकती। तुम्हें कुछ भी करके उन दोनों को अलग करना ही होगा। मल्लिका ने ये गरजते हुए कहा जिसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। मल्लिका, मेरा ये प्लान बहुत पहले से ही काम कर गया होता, मगर वो दिव्या जितनी भोली लगती है ना उतनी है नहीं। वो विशाल को हर वक्त अपनी उंगलियों पर नचा कर रखती है और विशाल भी उसके पीछे पीछे दुम हिलाता हुआ घूमता रहता है। दिव्या हर बार मेरे प्लान के बीच में आ जाती है। निकिता ने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए कहा। ये दिव्या, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मुझे इससे अपना पुराना हिसाब भी पूरा करना है। ये कहते हुए मल्लिका की आंखें गुस्से से पूरी तरह से लाल हो गईं, जैसे उसकी आंखों में खून उतर आया हो। तभी अचानक से मल्लिका को बाहर से विशाल और दिव्या के चीखने की आवाज आई। उसने एक नजर निकिता की तरफ देखा जैसे वो उसे आंखों ही आंखों में कुछ समझा रही हो, और उसके बाद मल्लिका ने कहा, तुम्हें तो पता है कि तुम्हें आगे क्या करना है। और इतना कहकर वो अचानक से कहीं हवा में गायब हो गई। उधर दिव्या और विशाल अभी भी एक नई उलझन को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तभी अचानक से उन्हें निकिता के कमरे से धड़ 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 की जोरदार आवाज आने लगी। ये सुनकर दिव्या और विशाल काफी ज्यादा हैरान हो गए। बचाओ, कोई बचाओ, विशाल! कमरे के अंदर से निकिता के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही है, जिसे सुनकर दिव्या और विशाल काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। ये आवाज तो निकिता की है। दिव्या और विशाल भागकर सामने के कमरे में पहुंचते हैं, मगर उसके कमरे का दरवाजा खुल ही नहीं रहा है। वहीं दूसरी तरफ निकिता के चिल्लाने की आवाज और भी तेज होती जा रही है। विशाल, ये दरवाजा ऐसे नहीं खुलेगा, इसे तोड़ना पड़ेगा, विशाल से दिव्या ने कहा। और विशाल ने अपने कंधे का इस्तेमाल करते हुए दरवाजे को जोर जोर से धक्का मारना शुरू कर दिया। तभी एक जोर की धड़ाम की आवाज के साथ वो दरवाजा खुल गया और विशाल एक झटके से अंदर कमरे में जाकर गिरा।
दिव्या भी उसके पीछे पीछे अंदर पहुंच गई और अंदर उन्होंने जो कुछ भी देखा उसे देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। अंदर निकिता जमीन पर पड़ी हुई है और उसके माथे से खून बह रहा है। उसके हाथों और पैरों पर भी जख्मों के निशान हैं और वो जोर जोर से रो रही है। निकिता! विशाल भागकर सीधा निकिता के पास पहुंचा और उसने निकिता को सहारा देकर बिठाया। ये सब तुम्हारे साथ किसने किया निकिता? दिव्या ने परेशान होते हुए पूछा। बेशक दिव्या निकिता को पसंद नहीं करती, मगर फिर भी वो उसे इस तरह से तकलीफ में नहीं देखना चाहती। विशाल! निकिता ने रोते रोते विशाल को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे बहुत डर लग रहा है विशाल, ये मुझे मार डालेगी, वो मुझे मार डालेगी विशाल। विशाल ने प्यार से निकिता के कंधे को सहलाते हुए कहा, कौन मार डालेगी? तुम यहाँ कैसे पहुंचे निकिता? ये सब उसने किया है, वो लड़की, वो भी यही थी। हाँ, मल्लिका नाम था उसका। ये सुनकर विशाल और दिव्या हैरान रह जाते हैं कि मल्लिका इस निकिता को क्यों मारना चाहती है। इतना कहकर निकिता एक बार फिर जोर जोर से रोने लगी। विशाल ने तुरंत निकिता को चुप कराते हुए कहा, हमें तुम्हारी बात पर पूरा यकीन है निकिता, अब तुम चुप हो जाओ, तुम बिल्कुल सेफ हो और हम दोनों यहीं पर हैं। थैंक यू विशाल, अगर तुम सही वक्त पर नहीं आए होते तो मैं नहीं जानती कि मेरे साथ क्या हुआ होता। निकिता विशाल के गले लग गई। उन दोनों को इतने करीब देखकर दिव्या का दिल टूट गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने अपने आप को संभाल लिया और किसी से कुछ नहीं कहा। विशाल ने निकिता को अपनी गोद में उठाकर उसे रिसेप्शन डेस्क के सामने रखे हुए सोफे पर लेटा दिया और उसके जख्मों पर बरहम पट्टी करने लगा। तुम यही रहोगे ना विशाल? मुझे छोड़कर कहीं जाओगे तो नहीं? जैसे ही विशाल उठकर सामने दिव्या के पास जाने लगा कि तभी निकिता ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, वो नहीं चाहती कि विशाल दिव्या के साथ अकेले कहीं पर भी जाए। अभी तुम्हें आराम करने की सख्त जरूरत है निकिता। मैं तुम्हें पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ और अब तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे मेरा काम भी करना ही होगा। अब तुम आराम कर लो और अच्छे से सो जाओ, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास आता हूँ। ये कहकर विशाल वहां से उठकर जाने लगा। दिव्या भी एक कोने में खड़ी ये सब कुछ देख रही है। उसने अपने आप को इतना अकेला पहले कभी महसूस नहीं किया। वो आज एक अनजाने डर से घिर चुकी है, विशाल को खोने का डर। तभी अचानक से उसे अपने पीछे एक साये के गुजरने का एहसास हुआ और उसने पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां पर कोई भी नहीं है। एक पल को वो विशाल को इस बारे में बताना चाहती है, मगर जब उसने देखा कि विशाल पूरी तरह से निकिता की देखभाल करने में लगा हुआ है तो उसने विशाल से कुछ नहीं कहा। वो खुद ही हॉल में यहाँ वहां देखने लगी कि वहां पर कौन है, मगर उसे कोई नजर नहीं आ रहा है और पूरे हॉल में सिर्फ अंधेरा छाया हुआ है। वो अभी हैरानी से वहां पर खड़ी है कि तभी अचानक से उसे अपने पीछे से छन छन करती हुई पायलों की आवाज आई, जैसे कोई भागकर दूसरी तरफ जा रहा हो। दिव्या ने तुरंत अपना चेहरा पीछे मोड़कर देखा तो वहां पर एक लड़की खड़ी है जिसके लंबे लंबे बाल उसकी कमर तक आ रहे हैं और उसके बालों ने उसके पूरे चेहरे को ढका हुआ है। उसे देखकर दिव्या के रोंगटे खड़े हो गए। क्या ये वही है? वो धीरे से खुद से बड़बड़ाई और तभी ना जाने कहां से एक तेज हवा का झोंका आया और उस लड़की के बाल उड़ने लगे। जैसे ही दिव्या ने उसका चेहरा देखा, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। दिव्या को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पैरों तले से जमीन खींच ली हो। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि दिव्या की बहन है। वो बहन जिसका इसी होटल राजमहल में खून हुआ था। उसका चेहरा बुरी तरह से जल चुका है और उसके चेहरे पर कोई चमड़ी नहीं है।
यहाँ तक कि उसके हाथों से जगह जगह से हड्डियां नजर आ रही हैं और उनसे खून बह रहा है। वो जहां जहां भी अपने कदम रख रही है वहां वहां पर खून के निशान बनते जा रहे हैं। उसके सीने में एक तेज धार वाला खंजर घुसा हुआ है। मगर इस सब के बावजूद दिव्या ने उसकी आंखों में एक दर्द और बेबसी देखी जो शायद उसने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। उसने अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाया जैसे वो दिव्या को अपने पास आने का इशारा कर रही हो। दिव्या को भी ऐसा लगा जैसे वो किसी अदृश्य शक्ति के वश में है और अपने आप उसी तरफ बढ़ने लगी। वो अभी कुछ ही कदम आगे बढ़ी है कि तभी अचानक से पीछे से विशाल ने उसे पुकारा, दिव्या, तुम कहाँ जा रही हो? दिव्या विशाल की आवाज सुनकर अपनी ही जगह पर खड़ी हो गई। उसने पीछे मुड़कर विशाल की तरफ देखा। उसके मन में अपनी बहन का ख्याल आया मगर अब वहां पर कोई भी नहीं है। दिव्या हैरानी से इधर उधर देखने लगी मगर उसकी बहन उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। क्या हुआ दिव्या, तुम ठीक तो हो ना? जब विशाल ने देखा कि दिव्या कोई जवाब नहीं दे रही तो वो उसके थोड़ा नजदीक आया और उसने दिव्या से पूछा। दिव्या ने जैसे ही विशाल की ओर देखा उसने नम आंखों से कहा, मेरी दीदी थी वहां विशाल, अभी पता नहीं वो मुझसे क्या कहना चाहती है। ये सुनते ही विशाल दिव्या को कसकर गले से लगा लेता है। फिर विशाल और दिव्या जैसे ही पीछे मुड़कर अपनी रिसेप्शन सीट पर जाने लगे उन्हें होटल में तेज हवाएं और धूल उड़ती हुई नजर आई। धूल के कारण दोनों ने अपनी आंखों पर अपने हाथों को रख लिया। कुछ पलों के बाद ही वहां सब कुछ शांत हो गया। उन्होंने जैसे ही सामने देखा होटल राजमहल की काया पलट हो चुकी है। आज होटल राजमहल लग ही नहीं रहा। होटल राजमहल एक दुल्हन की तरह सजा हुआ है। वहां पर काफी सारे लोग सज धज कर आए हुए हैं और वहां पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं। चारों तरफ फूलों की माला और रंग बिरंगी लाइट लगी हुई है। अंदर घुसते ही एक तरफ पर कुछ लोग शहनाई बजा रहे हैं तो कुछ लोग झूमकर नाच रहे हैं। दिव्या और विशाल अपने सामने ये सब देखकर बहुत हैरान रह गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। दिव्या ने विशाल की ओर देखते हुए कहा, ये होटल राजमहल अचानक से इस तरह से क्यों सज गया, जैसे यहाँ पर कोई शादी हो रही हो? पहले उस दुल्हन का मिलना और अब ये शादी। जरूर वो आत्मा हमें 7 साल पहले की बात बता रही है। विशाल ने दिव्या से कहा और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। विशाल ने दिव्या का हाथ पकड़ा और वो दोनों रिसेप्शन डेस्क पर चले गए और आगे क्या होने वाला है उसका इंतजार करने लगे। उसी वक्त एक बड़ी सी गाड़ी होटल राजमहल के दरवाजे पर आकर रुकी और उसके अंदर से एक जोड़ा बाहर निकला। अरे भाई साहब, आ गए आप, आपका ही इंतजार हो रहा था। तभी कुछ 60 साल की उम्र का एक आदमी जो दरवाजे पर खड़े होकर मेहमानों का स्वागत कर रहा होता है वो तुरंत उनकी तरफ आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए उनके गले लग जाता है। हाँ भाई, इतना शुभ मौका है तो हम लोग कैसे नहीं आते। और हमारी प्यारी गुड़िया बेटी कहाँ है? उस आदमी ने हंसते हुए पूछा। वो वहाँ स्टेज पर लड़कियों के साथ बैठकर हल्दी की रस्म का आनंद उठा रही है। आइए आइए, अंदर आइए। देखने से वो सब लोग काफी ज्यादा अमीर और रसूखदार लग रहे हैं। होटल राजमहल की आलीशान सजावट ही उनके बारे में काफी कुछ कह रही है। तभी अचानक दिव्या को अपने पीछे किसी के जोर जोर से सांस लेने की आवाज सुनाई देती है। दिव्या इतनी ज्यादा डर जाती है कि उसकी हिम्मत ही नहीं होती पीछे देखने की। तभी उसके कान में किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है, मेरा कातिल ढूंढो। दिव्या डरकर पीछे मुड़कर देखती है तो उसे वही लड़की दुल्हन के लिबास में दिखाई देती है जो अभी कुछ देर पहले उन्हें दिखाई दी थी। दिव्या जोर से चिल्लाती है और जैसे ही विशाल उस तरफ देखता है तो उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता। इससे पहले कि वे लोग कुछ समझ पाते
उन्हें एक तरफ से किसी के हंसी ठहाकों की आवाज आने लगती है। ये आवाज हॉल के दूसरी तरफ बने एक सुंदर स्टेज से आ रही है, जिस पर काफी सारी लड़कियां एक लड़की को घेर कर बैठी हुई है। वो लड़की काफी सजी धजी बैठी है और उसने बहुत सुंदर लहंगा पहना हुआ है। उसके हाथों पर खूबसूरत मेहंदी रची हुई है। साफ साफ ये पता चल रहा है कि वो लड़की ही दुल्हन है, जिसकी आज शादी होने वाली है। लेकिन उस लड़की की पीठ विशाल और दिव्या की तरफ होने की वजह से वो लोग उसका चेहरा नहीं देख पाए। हल्दी की रस्म के बाद उसने एक लड़की के कान में कुछ कहा और वो दोनों लड़कियां स्टेज से उतरकर रिसेप्शन डेस्क की तरफ आने लगी। विशाल, देखो, ये तो वही लड़की है ना जिसके अभी अभी ऊपर के कमरे में अपने आप नस कट गई थी, दिव्या ने विशाल से कहा। स्टेज के बीचों बीच अपनी सहेलियों से घिरी हुई वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वही दुल्हन है जो अभी होटल राजमहल में बुरी तरह से रो रही थी। अब हाँ, मगर ये तो काफी खुश लग रही है। तो फिर वो सब क्या था? ये सब देखकर विशाल भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुका है। उसे भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है। एक लड़की जो दिखने में दुल्हन की छोटी बहन लग रही है, उसने रिसेप्शन से एक कमरे की चाबी उठाई और लिफ्ट से ऊपर के फ्लोर की तरफ जाने लगी। मगर तभी अचानक से वो लड़की जो कि दुल्हन है, वो कुछ कदम जाकर रुक गई और उसकी गर्दन अपने आप पीछे मुड़कर दिव्या और विशाल को देखने लगी। अचानक से उस लड़की की आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी हैं और उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया है। उसके चेहरे पर एक आधी अधूरी हैवानियत भरी मुस्कुराहट आ गई, जैसे वो दिव्या और विशाल को अपने पीछे पीछे बुला रही हो। उसे देखकर दिव्या और विशाल के पसीने छूटने लगे और उनके हाथ पैर बुरी तरह से कांपने लगे। मगर उन्हें किसी भी कीमत पर इस गुत्थी को सुलझाना ही है, इसलिए उन दोनों ने अपने मन को समझाया और वो उस लड़की के पीछे पीछे जाने लगे। वो लड़की अपने दोनों हाथों से अपना लहंगा उठाए अपने पायल की छन छन आवाज करती हुई ऊपर जाकर एक अंधेरे हॉल में गायब हो गई। और दिव्या और विशाल को समझ में नहीं आया कि इस तरह अचानक से वो कहाँ चली गई। अचानक से उन्हें अपने पीछे से किसी के जोर से चीखने की आवाज आई और उन दोनों ने तुरंत डर कर अपने पीछे देखा, मगर वहां पर दूर दूर तक गहरे अंधेरे के अलावा और कुछ भी नहीं है। वहां पर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। ये चीख किसकी है? दिव्या ने डर के मारे कसकर विशाल का हाथ पकड़ लिया। वो दोनों इस वक्त बेहद डरे हुए हैं। उस पूरी जगह पर दूर दूर तक किसी की भी आहट सुनाई नहीं दे रही है और वहां पर अंधेरा इतना गहरा हो चुका है कि कुछ भी देख पाना मुमकिन नहीं है। तभी विशाल और दिव्या को एक कमरे से किसी के रोने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। विशाल और दिव्या हैरान होते हुए भागकर वहां जाते हैं। उस कमरे का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहां पर वो लड़की जिसकी शादी है उसकी लाश पड़ी है और उसके हाथ से खून बहता जा रहा है। उसके माँ बाप बुरी तरह से अपनी बेटी के आत्महत्या करने की वजह से रो रहे हैं। तभी उन्हें सामने एक चिट्ठी पड़ी दिखाई देती है और जैसे ही उस लड़की के पिता उस लेटर को पढ़ते हैं तो वो लड़खड़ा कर नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। इस लड़की ने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। आयुषी किसी और से प्यार करती है। वही नीचे हॉल में दूल्हा सबके बीच से निकलकर एक और जाता है और किसी को फोन करता है। काम हो गया क्या? तभी कोई उसे फोन पर हाँ कहता है, हाँ, जिससे उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। क्या आयुषी का होने वाला पति ही उसका कातिल है? दूल्हे ने किसको कॉल किया था? कौन कौन आयुषी के कत्ल में शामिल है? कैसे विशाल और दिव्या दोनों इस राज से पर्दा उठाएंगे? मल्लिका आगे निकिता की मदद से और क्या क्या करेगी?